तो हमारा टॉपिक जो है वो वाटर टैंक है। सबसे पहले हम इसकी क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे। वाटर टैंक तो समझ आता है ना, इसमें पानी जमा होता है, जमा करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। पहली क्लासिफिकेशन है ऑन ग्राउंड वाटर टैंक। ये मीन्स ये हमारा ग्राउंड लेवल है, इसके ऊपर वाटर टैंक है। दूसरी क्लासिफिकेशन है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है और इसके नीचे, इसको हम अंडरग्राउंड वाटर टैंक कहते हैं। तीसरी क्लासिफिकेशन है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है और जो वाटर टैंक है वो कुछ इसके ऊपर बनी है, इसको हम कहते हैं एलिवेटेड वाटर टैंक, ठीक है। इसको हम कहते हैं एलिवेटेड वाटर टैंक। बट इसकी भी कुछ सब क्लासिफिकेशंस है। ये ऑन ग्राउंड वाटर टैंक है, ये रेक्टेंगुलर हो सकती है या सर्कुलर हो सकती है। ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक जो है ये भी या रेक्टेंगुलर हो सकती है या सर्कुलर हो सकती है। ये जो एलिवेटेड वाटर टैंक है ये भी या रेक्टेंगुलर हो सकती है या सर्कुलर हो सकती है। लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ठीक है। अब जो ये वाटर टैंक है ये हमें डिज़ाइन करना है वर्किंग स्ट्रेस मेथड से। अब ये वर्किंग स्ट्रेस होता क्या है वो देखेंगे। और दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है कि वाटर टैंक के लिए जो हमें IS कोड यूज़ करना है दैट इज़ IS 3370। ये आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। वैसे ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी बट स्टिल पता होनी चाहिए। कभी कभार न्यूमेरिकल में आ जाता है 1 मार्क क्वेश्चन के वाटर टैंक को डिज़ाइन करने के लिए कौन सा IS कोड है। दैट इज़ IS 3370 पार्ट सेकेंड। क्लियर है। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे। ये जो हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड है इसमें देख लो, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल स्टील है और स्टील है Fe415, तो ये 415 क्या है, ये हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या ये हमारी एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है, या आप मान लो यील्ड स्ट्रेंथ। मींस इतना स्टील जो है टेंशन ले सकता है 415 न्यूटन पर mm²। लेकिन वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम क्या करेंगे, हम इसी को डिवाइड करते हैं 1.8 से। ये आएगा 415 को जब आप 1.8 से डिवाइड करोगे तो जो वो आता है उसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा ST से, और यही हमारा मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस कहलाता है, ठीक है। दैट इज़ जहाँ पे 230 न्यूटन पर mm²। कहने का मतलब हम स्टील कर रहे 415 का यूज़, लेकिन हम मान के चल रहे कि इसकी स्ट्रेंथ इज़ 230, और जो लोड्स की वजह से अब स्ट्रेस आएगा स्टील में, TA मीन्स एक्चुअल स्ट्रेस जो आएगा स्टील में दैट शुड बी लेस दैन इक्वल टू दिस सिग्मा ST जो हम मान के चल रहे हैं। क्लियर है। इसी तरीके से कंक्रीट की बात करते हैं। अगर हमारे पास कंक्रीट है M30, इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज 30, मीन्स ये 30 न्यूटन पर mm² तक का लोड आराम से ले सकता है। डिवाइड करो इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 से, तो ये मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस कहलाता है। मींस जब हम FC को डिवाइड करेंगे 3 से, जो निकल के आता है उसी को हम कहते हैं मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस, या उसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा CB से, ठीक है। बेंडिंग कंप्रेशन ऑफ कंक्रीट मींस मतलब कंक्रीट की कितनी स्ट्रेंथ है इन बेंडिंग कंप्रेशन, ठीक है। C फॉर कंक्रीट, B फॉर बेंडिंग, C फॉर कंप्रेशन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है 30 न्यूटन पर mm² की कंक्रीटिंग हो रही है, लेकिन हम मान के चल रहे कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, 10 न्यूटन। अब जो कंक्रीट में एक्चुअल लोड्स की वजह से जो स्ट्रेस आएगा उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ CA से, CA फॉर एक्चुअल, ठीक है। वो स्ट्रेस इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू सिग्मा CBC, मीन्स वो स्ट्रेस लेस देन होना चाहिए 10 न्यूटन पर mm² से। या आप ऐसे समझ लो शॉर्ट में कि अगर आप कंक्रीटिंग कर रहे हो M30 से, ठीक है, M30 की कंक्रीटिंग चल रही है, लेकिन हम मान रहे हैं कि जो वो कंक्रीट बन रहा है आफ्टर 28 डेज उसकी स्ट्रेंथ जो है वो 10 न्यूटन ही है। और फिर जब हम लोड्स अप्लाई करेंगे उस कंक्रीट पे, उसकी वजह से जो स्ट्रेस आएगा कंक्रीट में CA दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू सिग्मा, वो इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। दिस इज़ द कंक्रीट के केस में। और एक चीज़ जो आपको वाटर टैंक में वाटर टैंक पढ़ने के टाइम पे पता होनी चाहिए दैट इज़ मॉड्यूलर रेशियो M। इसकी डेरिवेशन 5th सेमेस्टर में हम करते हैं, ठीक है। M इज़ इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा CBC। अब इस M का मतलब क्या है, इस M का मतलब ये है कि आपका स्टील
कितना स्ट्रॉन्ग है कंक्रीट से। एम का मतलब इतना ही है, मतलब लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊँ, इसका मतलब यही है कि स्टील कितना स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू कंक्रीट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम है, ये इसकी विड्थ बी है और डेप्थ डी है। सपोज यहाँ पे कुछ AST हमने यूज़ किया है, मैं AST यूज़ नहीं करना चाहता। एक्चुअली ये हम जब क्रैकिंग स्ट्रेसेस निकालते हैं, क्रैकिंग स्ट्रेस के टाइम पे मतलब जब चेक करते हैं कि कंक्रीट में हमारे क्रैकिंग स्ट्रेसेस तो नहीं आ रहे, तब ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा काम, मैं इस स्टील को रिप्लेस करना चाहता हूँ कंक्रीट से। ये मैंने इसको रिप्लेस किया, लेकिन मुझे कितना कंक्रीट चाहिए? अगर इस स्टील का एरिया इज़ AST, ये जो स्टील है इसका एरिया इज़ AST, तो मुझे कितना कंक्रीट यूज़ करना है इन स्टील के बदले? कितना करूँगा यूज़? मैं करूँगा M टाइम्स AST। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे अगर M का वैल्यू इज़ 3, ठीक है, सपोज M का वैल्यू इज़ 3 और मुझे AST निकल रहा है 100 mm², सपोज। ठीक है, तो मुझे कितना कंक्रीट यूज़ करना पड़ेगा इस AST के बदले? इट विल बी 3 × 100, दैट इज़ 300 mm²। ठीक है, ये एक्चुअली ये M जो है यूज़ होता है न्यूट्रल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सीज निकालने के लिए। वो ऑल्सो जब हम क्रैकिंग स्ट्रेस चेक करते हैं, ये तब इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब आपको और एक चीज़ का ध्यान रखना है इसमें कि आपको टेबल 4 IS 13370 पार्ट 2 को रेफ़र करना है और उसमें अलोवेबल स्ट्रेसेस इन रेनफोर्सिंग स्टील सिग्मा ST दिया हुआ है स्टील का। मतलब कि अगर आप माइल्ड स्टील यूज़ कर रहे हो टेंशन में तो वैल्यू लेना है 115, और अगर HOSD बार्स यूज़ कर रहे हो टेंशन में तो वैल्यू लेना है 130। ये फिक्स किया गया है कोड ने। सिमिलरली अगर आप माइल्ड स्टील यूज़ करोगे कंप्रेशन में तो वैल्यू लेना है 125, और HOSD बार्स यूज़ करोगे कंप्रेशन में तो वैल्यू लेना है 140। और एक लाइन लिखी गई है कि फॉर टेंशन ऑन द आउटर फेस सिग्मा ST का वैल्यू हम 140 लेंगे अगर माइल्ड स्टील यूज़ करें, और सिग्मा ST का वैल्यू हम 230 लेंगे अगर हम हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स यूज़ कर रहे हैं, HOSD बार्स यूज़ कर रहे हैं। ये आउटर फेस क्या होता है यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। ये फॉर एग्जांपल हमारा एक वाटर टैंक है, वाटर टैंक की वॉल है, कुछ इस तरीके से वाटर टैंक है। ठीक है, ये मैं लाइन डायग्राम ही बना रहा हूँ। यहाँ पे वाटर स्टोर होगा, राइट, और यहाँ से सॉइल होगी क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर टैंक पड़ रहे हैं। यहाँ से सॉइल होगी, यहाँ से वाटर होगी। जो फेस वॉल का वाटर के साइड है उसको हम कहते हैं इनर फेस, और जो फेस सॉइल के साथ कंटैक्ट में है उसको हम कहते हैं आउटर फेस। तो जब हम देखेंगे ना इस वॉल में, जब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो इस वॉल में यहाँ से भी टेंशन आता है, यहाँ से भी टेंशन, मीन्स दोनों साइड से टेंशन आता है। और ये भी आपको पता है अगर फॉर एग्जांपल इस वाले पोर्शन में टेंशन आया, ये कुछ इस तरीके से डिफॉर्म हुआ, ठीक है, कुछ इस तरीके से डिफॉर्म हुआ, बस ऐसे, तो इस वाले पोर्शन में क्या आएगा? कंप्रेशन। और ऊपर वाले साइड से जब आप देखोगे, मतलब अगर मैं यहीं पे आपको दिखाऊं, ये वॉल जब बेंड होती है ना, ये कुछ इस तरीके से बेंड होती है, मीन्स बॉटम वाले पोर्शन में यहाँ से टेंशन आता है और ऊपर वाले पोर्शन में यहाँ से टेंशन आता है। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, हम मान के चलते हैं कि यहाँ से भी ये पूरे साइड से भी टेंशन रेनफोर्समेंट देते हैं और इस साइड से भी टेंशन रेनफोर्समेंट देते हैं। हम कंप्रेशन वाला कंसिडर नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारा कंक्रीट इज़ गुड इन कंप्रेशन। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम यहाँ से माइल्ड स्टील देंगे या HOSD बार्स, फॉर एग्जांपल मैंने ये जो बार दी है ये HOSD दी, और कहाँ से दी है? जो इनर फेस है, इनर साइड से, और ये जो इनर फेस है ये टेंशन में है, तो मुझे वैल्यू क्या लेना है? मुझे वैल्यू लेना है 130। सिमिलरली अगर मैं यही HOSD बार्स यहाँ से दूँ और यहाँ से भी मैं एज्यूम करूँ कि यहाँ से भी पूरे में टेंशन ही आ रहा है, ऑल्दो इन रियलिटी सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन में टेंशन आ रहा है, ठीक है, अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन ऊपर और नीचे में क्या बोल रहा हूँ ये आगे जाके आपको क्वेश्चन में समझ आ जाएगा, ठीक है। बस कहने का मतलब ये है कि अगर मैं HOSD बार्स यहाँ से यूज़ करूँ, मीन्स आउटर फेस पे यूज़ करूँ, तो वैल्यू लेना है सिग्मा ST का वैल्यू लेना है 230। बस ये समझाना चाहता हूँ, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है।
एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर मैं HYSD बार्स इनर फेस पे यूज़ कर रहा हूँ तो वैल्यू लेना है 130, और अगर मैं HYSD बार्स को यूज़ कर रहा हूँ आउटर फेस पे, मीन जो सॉइल के साथ कांटेक्ट में है, तो वैल्यू लेना है 230। बस यही दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, ये IS कोड बोल रहा है 3370। ये ऐसा क्यों बोल रहा है वो डिफरेंट स्टोरी है। फिलहाल हम अपना क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।